पहले भारत के ऊपर बोल देता हूं और उसके पहले मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक कोटेशन है बहुत अच्छा। वो कहते हैं कि लाइफ इज ट्रिपल एक्स। लाइफ को उन्होंने ट्रिपल एक्स बोला है और उसकी व्याख्या उन्होंने करी है, पास्ट इज योर एक्सपीरियंस, प्रेजेंट इज योर एक्सपेरिमेंट डेज और फ्यूचर इज योर एक्सपेक्टेशन। अगर आप अपने बीते हुए कल से अनुभवों को वर्तमान के शोध और अनुसंधान में प्रयोग करते हो तो आपके महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति अवश्य हो जाएगी, जिसका अर्थ है शिक्षा। तो ये तो मैं यहीं पे रोकूंगा, फिर मैं बोलूंगा कि भारत के ऊपर बोलता हूँ। इसमें उन्होंने बताया था कि भारत क्या है, स्वतंत्रता क्या है, त्याग क्या है, पराक्रम क्या है। इसके लिए आपको कहीं विश्व में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जापान, अमेरिका, ब्रिटेन कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सर जाने की आवश्यकता है तो राजस्थान की भूमि, राजपूतों की भूमि, आपको वहीं पर जाने की आवश्यकता है। वहाँ पे है, इस भूमि के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जिसने बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और राणा कुंभा जैसे महावीर सिंह रत्न जन्मे हैं। ये जो मैं आपको पूरा व्याख्यान सुनाऊंगा, जो से मेरे फेवरेट रहे हैं मनोज मुंतशिर जी, उनको मैं फॉलो करता हूँ, वो और साथ में पंडित नरेंद्र मिश्र जी की एक कविता रहेगी, जो समय अगर रहा तो मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगा। तो ये उसके बारे में बताते हैं भारत के लिए कि आपको राजस्थान की भूमि पर जाना और वहाँ की जो पुण्य धरा है उस पावन धूल को अपने मस्तक से लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि उस भूमि में महारानी पद्मिनी ने अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए 16,000 छत्राणियों के साथ में अपना जौहर कर लिया। सर भारतवर्ष में, जैसा आप जानते हैं, भारतवर्ष ने कभी भी किसी सभ्यता पर, किसी भी देश पर पहले से आक्रमण नहीं किया, किसी भी सभ्यता पर। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो हमसे शांति से मिलता है उसको हम श्री कृष्ण बन के वेणु वादन करके सुनाते हैं। जो हमसे मार्ग भ्रमित होता है, देश में मार्ग भ्रमित होता है, उसको हम गीता का ज्ञान अमृत प्रदान करते हैं। लेकिन जो हमारे राष्ट्र विकास में बाधक होता है, जो मतलब हमारे को आंख दिखाने का प्रयत्न करता है, उसके लिए सुदर्शन चक्रधारी बनने में भी तनिक देर नहीं लगती हमको, जरा सी देर लगती है कि सफाई होगा। तो ये कहानी है। और उसके बाद में उस दिन भी शायद ऐसा ही हुआ था। विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए और विध्वंसकारी लाखों लोगों की जान बचाने के लिए राणा रतन सिंह ने घर आए आताताई अलाउद्दीन खिलजी का आदर सत्कार किया। उनको ये मालूम नहीं था कि वो जिस नाग को दूध पिला रहे हैं वो महादेव का नाग थोड़ी है, वो तो एक दो मुंहा सांप है जिसको मात्र केवल डसना और धोखा देना आता है। और वही हुआ जिसका डर था। भारतीय संस्कृति की परंपरा का निर्वहन करते हुए रावल रतन सिंह ने जब दुर्ग द्वार पर एक अतिथि को विदा करने गए तो वहीं से उसने धोखा दे दिया, वहीं से उसने उसको डस लिया और ले गया अपने साथ दिल्ली। अगले ही दिन दिल्ली से शाही फरमान आ गया। स्पष्ट था, हुक्म वहां से स्पष्ट था कि या तो पद्मिनी रानी को मेरे हवाले कर दो, वरना दूसरे दिन रावल रतन सिंह की कटी हुई गर्दन दुर्ग द्वार पर आपको टंगी मिलेगी। मतलब चित्तौड़ में खलबली सी मच गई। यहीं से सर वो सेकंड नंबर की पीडीएफ होगी, तो यहीं से मैं प्रारंभ करूंगा। पंडित नरेंद्र मिश्र की कालजयी रचना गोरा बादल, यहीं से प्रारंभ है। और इसमें जो मैं अपने वर्डों को शामिल करूंगा, मेरे आदि सर की बातों को शामिल करूंगा। मैं अपने, जैसे कि आदि सर का एक दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। ये लाइन उस दिन मतलब मैं बता नहीं सकता, घर पे आंसू निकल आए थे मेरे, मैं आपको बता नहीं सकता। पंडित नरेंद्र मिश्र के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। कहा जाता है सर, आदि साहब को तो पता ही होगा कि इनके जो पूर्वज हैं, इनके जो पंडित नरेंद्र मिश्र के जो पूर्वज हैं, वो मेवाड़ राजवंश के राजपूतों के वो रहे थे राजपुरोहित। तो उनके लिए, राजपूतों के लिए, मेवाड़ों के लिए उनका प्रेम, उनकी श्रद्धा, उनका स्वभाव स्वाभाविक है, मतलब कोई नॉर्मल नहीं है। इसीलिए उन्होंने जितनी भी अपनी रचनाएं लिखी हैं सारी वीर रस से प्रधान लिखी हैं, सारी वीर रस से ओतप्रोत हैं उनकी सारी कविताएं। तो दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, काल जयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया। खिलजी का चित्तौड़ में
चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य फिर अंधियारा छाया। 10 दिन बीत गए, उसने खिलजी ने क्या बोल रहा है, 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का यदि डोला तुमने भेजा, 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। मतलब पद्मिनी को जब ले जाने के बाद में खिलजी का मतलब सीधा संदेश आ गया, साफ स्पष्ट कर दिया उसने कि आपने अगर महारानी पद्मिनी को अगर नहीं भेजा तो या तो मैं शीश काट दूंगा, और अगर भेज दिया तो मैं आपको मुक्त कर दूंगा, राणा रतन सिंह। लेकिन चित्तौड़ के सामने दोस्तों एक मुझे लग रहा है बहुत बड़ा एक प्रश्न खड़ा था कि राजा की रक्षा करेगा कौन, राजा की रक्षा करेगा कौन। लेकिन ये सब लोग जानते ही होंगे, आदि सर, पंकज सर, सबको ही पता है कि राजपूतों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले राजपूत कौम ही ऐसी हुई है, मैं क्या बताऊं उसके बारे में। राजपूत के लिए कोई ऐसी मतलब बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा जो गंभीर प्रश्न उनके सामने खड़ा था वो था कि इस लड़ाई का नेतृत्व कौन करेगा। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शासक महाबंदी बना हुआ है। तो इस बात का भी उत्तर तो था ही, लेकिन हर किसी के पास नहीं था। वो था रानी पद्मिनी के पास। रानी पद्मिनी के पास में था। उन्होंने कहा कि इस धर्म युद्ध का जो नेतृत्व करेगा वो करेंगे पूर्व सेनापति गोरा और उनके भतीजे बादल। अब आपके मन में कईयों के, सर को छोड़ के सबके मन में यह आ रहा होगा कि पूर्व क्यों बोल दिया। पूर्व इसलिए बोल दिया कि एक समय अलाउद्दीन खिलजी को राणा रतन सिंह ने अनुमति दे दी थी कि आप एक बार के लिए महारानी पद्मिनी को शीशे भर में एक नजर देख सकते हो। लेकिन राणा रतन सिंह का यह विवाद हो गया किसके साथ में, राणा रतन सिंह के साथ में सेनापति गोरा का, कि राणा आप ये बात कर रहे हो, बिना युद्ध के घुटना टेक रहे हो, क्यों कर रहे हो। हम एक बार भी क्यों दिल्ली के आगे क्यों झुके, एक बार भी क्यों झुके। अरे रानी पद्मिनी हमारे राजपूतों की आन बान शान है, क्यों झुके हम उसके बाद एक बार भी आगे। अरे रानी पद्मिनी तो दूर की बात मैं बताऊं, राणा राजपूती शान के लिए कोई अगर हमारी अस्मिता पर, एकता पर, हमारी अस्मिता पर, हमारी रानी पद्मिनी के ऊपर अगर कोई आंखें भी देखेगा ना, तो आतताइयों की आंखें निकाल के रणचंडी को भेंट चढ़ा देंगे सर, रणचंडी को। क्यों देखेगा हम, क्यों झुके। लेकिन धर्म संकट था किसके लिए, राणा के लिए, क्योंकि वो एक शासक भी था राणा के लिए, क्योंकि उसको ये बात अच्छे से पता थी कि ये धर्म युद्ध है, और अगर एक समझौते के साथ में अगर ये धर्म युद्ध चलता है तो ये धर्म युद्ध जो है वो एक राजधर्म भी बताया गया है। तो राजधर्म का पालन किया उसने, और राजधर्म के साथ में राणा रतन सिंह ने सेनापति गोरा का प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सेनापति गोरा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। सेनापति गोरा वनों में चले गए सर, जंगल में चले गए, वहाँ पर उन्होंने जाकर के रहने लगे। लेकिन जब आज खिलजी का संदेशा आया तो रानी पद्मिनी को सेनापति गोरा बहुत याद है। उन्हें ये बात पता था कि इस अप्रतिम योद्धा को हर कोई बुला के लाएगा तो ये आएगा नहीं, तो मुझे स्वयं ही जाना पड़ेगा। और वो गए। रानी पद्मिनी अपनी अंगरक्षिकाओं के साथ में निकल पड़ी, किसको, सेनापति गोरा को खोजने के लिए। आगे पंडित नरेंद्र मिश्र जी लिखते हैं, रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीरा, रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीरा, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिससे रण में खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, बन बन भटक रहा था तिरस्कार का ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। अपमानित था सर, बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ। उसको इसी बात पे तो राणा ने निकाला ही था कि तुम इतनी चीजें जानते ही नहीं हो, धर्म राजनीति क्या होती है। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानू, निर्वासित हूँ, राज मुकुट की हट क्या जानू। गोरा से सेनापति गोरा ने रानी पद्मिनी से बोला कि महारानी मैं क्या जानूँ इस सब चीज़ को, मैं तो मतलब ना राजनीति जानता, ना मैं राज मुकुट की
हट जानता हूं, मैं जानता क्या हूं इसके बारे में। लेकिन रानी पद्मिनी ने भी निवेदन किया सर, निवेदन किया, कहा कि विक्रम, हे महावीर महायोद्धा, ये क्रोध नहीं समय करने का। अगर एक बार रजपूती शान चली गई तो कुछ बचेगा नहीं शेष में। तो बहुत मतलब समझाया चीरों को लेके, मैं यहाँ पे आगे चीरों को स्किप करूंगा। लेकिन पद्मिनी ने बोला कि मुझे भरोसा है तुम्हारे शौर्य पर, मुझे भरोसा है तुम्हारे पराक्रम पर, मुझे भरोसा है तुम्हारी योद्धा कौशल पर, मैं उसको टूटने मत दूं। आगे लिखते हैं मिश्र जी, बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने को कहा किया माफ करो सेनानी, ये कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। पर ये क्या करती हो? सेनापति गोरा बोला, ये क्या करती हो? गोरा पीछे हट बोला और रजपूती गरिमा का फिर धधक उठाता शोला। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की, महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की, जगदम्बा हो प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की, ज्योति अग्निगंधा हो तुम। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी गोरा का राणा का मस्तक नहीं कटेगा। मतलब ये वाली लाइन मैं आपको बोल रहा था, बहुत पूरी इसमें लगी थी। गोरा की ये शपथ सर पितामह भीष्म के बाद में ऐसी दूसरी शपथ हुई है जिसने सर्वोच्च स्थान पर जाकर के मृत्यु को चुनौती दी। पितामह भीष्म के अलावा और किसी ने मृत्यु को चुनौती नहीं दे पाई। मतलब बहुत ही विहंगम दृश्य है, ओज तेज और शौर्य पराक्रम का क्या दृश्य सामने आया था। आगे फिर लिखते हैं, स्वयं उन्होंने तैयार किया पूरे सभी। फिर बोलते हैं, स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था। सेनापति गोरा का भतीजा, स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक करके बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, और मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, उठाने वाले थे, पांचों ही शंकर की गण की तरह मतवाले, रण मतवाले थे। बजा कूच सैनिकों ने जय जयकार लगाई, और हर हर महादेव की ध्वनि से दशों दिशा लहराई। दशों दिशाएं गुंजायमान उठी सर, दशों दिशाएं। मतलब क्या रणनीति है, क्या कौशल है कि एक डोली में 4 सैनिक उठाने वाले हैं और एक बैठा उसके अंदर, तो 5 हो गए आपके। तो लगभग मुझे उस दिन भी सर ने बताया, तो अपन को काउंट तो मेरा तो मैथ बहुत गंदा है, तो 3500 के आसपास कुछ हो रहे थे। 700 के मतलब अगर अपन करें 3500, लगभग 3500 आप हो रहे थे, है ना। तो लेकिन इस दिग्विजयी नाद को सुनकर के दिल्ली की ओर जब कूच किया गोरा ने, तो मिश्र जी लिखते हैं इसमें, गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की अग्नि रेखा, गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर के देखा। कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुभट अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से हुई कहानी। तो ये इसको फिर अपन कभी कंटिन्यू करेंगे, काफ़ी बड़ी है ये, मतलब अभी 15-20 मिनट लग जाएंगे इसमें। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होंगी। कहते हैं, नो वन नोटिस योर टीयर्स, नो वन नोटिस योर टीयर्स, नो वन नोटिस योर हार्डवर्क, और ऑल्सो नो वन नोटिस योर पेन। कोई भी आपके आंसू, कोई भी आपका दर्द, कोई भी आपका पराक्रम, आपकी मेहनत कोई नहीं देखेगा। दे ओनली नोटिस योर सक्सेस, नो दे ओनली नोटिस योर मिस्टेक्स। सक्सेस नहीं करेंगे सर, सक्सेस तो नोटिस आ ही जाएगी, मिस्टेक को करेंगे। तो आपको क्या है, वही मिस्टेक पे ध्यान नहीं कर देना है। जैसा कुलदीप सर, हमारे सभी जितने भी आदि सर वगैरह, संजीव सर हैं, बताते रहते हैं, हमें मिस्टेक नहीं करना है। अगर मिस्टेक हो भी रही है तो अगर निष्क्रिय होकर डला रहा व्यक्ति, तो उससे कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति कुछ काम करेगा तभी जाकर के उसको कुछ कार्य करने की शक्ति आती है। गलती करेगा, आगे वो सीखेगा। जैसा कि वही 0 से शुरुआत करने की अगर क्षमता है, तो आसमान की बुलंदियों को आप छू सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।